नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अपने TGT, PGT, KVS, नेट, स्लेस्ट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों। व्याकरण और काव्य शास्त्र हमारे इस चैनल पर हम पूर्व में पढ़ चुके हैं दोस्तों, और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हमने आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ लिया है। आज की जो अपनी कक्षा है दोस्तों, वो है रीतिकाल, और रीतिकाल के प्रमुख कवियों के विषय में और उनकी रचनाओं का परिचय आज की कक्षा का विषय रहेगा दोस्तों। रीतिकाल के जैसे रीतिकाल को 3 पार्टों में विभाजित किया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो दोस्तों हम यहाँ ऐसे अलग अलग पार्टों के कवियों के बारे में देख चुके हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा के, रीति मुक्त काव्य धारा के और सिद्ध के कवि कौन कौन से हैं। आज का अपना विषय है दोस्तों रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो आइए देखते हैं हम उनकी रचनाओं का विवरण और प्रमुख कवियों का विवरण। तो देखो, सबसे पहले जैसे अपने यहाँ रीतिकाल के प्रधान कवि के रूप में आते हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं दोस्तों केशवदास जी। केशवदास जी ऐसे कवि दोस्तों जो भक्ति काल और रीतिकाल दोनों में अपनी रचना रखते हैं दोस्तों। इनका जन्म काल संवत 1555 ईस्वी माना जाता है। केशवदास जी का जन्म काल है संवत 1555 और इनकी मृत्यु का समय 1617 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। केशवदास जी ऐसे कवि है जिनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की है, कवि प्रिया 1601 ईस्वी की है, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की है, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी की है, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, नखशिख और छंदमाला, ये केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है दोस्तों। केशवदास जी की सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी दोस्तों, वो थी इनकी भगवान श्री राम को आधार में लिखी गई रचना रामचंद्रिका, जो 1601 ईस्वी के तहत लिखी गई। बाकी सभी रचनाएं केशवदास जी की हैं। केशवदास जी के विषय में अन्य और तथ्य देखिए दोस्तों, विशेष तथ्यात्मक जानकारियां। ये ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि व उनके गुरु के रूप में सम्मानित थे दोस्तों। केशवदास जी ओरछा नरेश के दरबार में सम्मानित पद प्राप्त किए हुए थे। ओरछा दरबार में केशवदास जी की बात का, केशवदास जी के जो विचारों का कभी भी खंडन नहीं हुआ दोस्तों। ऐसे कवि थे केशवदास जी। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने सर्वांग निरूपण का कार्य किया था दोस्तों। ये हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जो सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक का कार्य करते हैं। ये सर्वप्रथम अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। ये पहले अलंकारवादी कवि भी माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस रूप में दी थी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित। इनका मानना था कि यद्यपि अच्छी जाति के कवि द्वारा लिखी गई, अच्छे लक्षणों से युक्त, अच्छे वर्णों से युक्त, सरस और अच्छे व्रत छंद आदि का प्रयोग हो, भूषण बिनु ने विराजई, फिर भी आभूषणों के बिना कोई भी रचना सुशोभित नहीं होती है, कविता बनिता मित्र। जैसे बिना आभूषणों के नहीं सुशोभित होती कविता, स्त्री आदि के बारे में इन्होंने बताया है। जैसे स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही कविता की शोभा भी अलंकारों से बढ़ती है, ऐसा इनका मानना था दोस्तों। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया। इनका मानना था कि इन्होंने अपनी जो रचना उसमें कठिन से कठिन और
कठोर से कठोर शब्दावली का प्रयोग किया। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारते हैं, क्योंकि सामान्य पाठकों के इनकी रचनाएं समझ में ही नहीं आई दोस्तों। इनके द्वारा लिखी गई रचना इस प्रकार की थी जैसी रामचंद्रिका आदि है, वो सामान्य पाठक के बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा जाता है। इनके विषय में कहा भी जाता है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ऐसे इनके बारे में अनेक उक्तियां प्रचलित हैं हमारे हिंदी साहित्य में। ऐसे कवि थे केशवदास जी। अब दोस्तों केशवदास के बाद जो प्रमुख कवि आते हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी जो माने जाते हैं, वो है बिहारी जी। इनका जन्म काल 1595 ईस्वी और इनका मृत्यु काल 1663 ईस्वी है दोस्तों। इनका जन्म स्थान ग्वालियर और मथुरा में इनकी ससुराल थी, ऐसा माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में बिहारी सतसई इनके द्वारा लिखी गई इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई थी दोस्तों। और कहा भी जाता है जैसे अनेक विद्वान कवि अनेक रचनाएं लिखने के बाद में भी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने बिहारी अपनी एक रचना बिहारी सतसई से प्रसिद्ध हो गए थे, ऐसी इनकी ये रचना थी दोस्तों। इसका यानी कि बिहारी सतसई का रचना काल 1662 ईस्वी माना जाता है। इसमें कुल दोहे या छंदों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसमें 713 दोहे मानते हैं, कुछ 719 मानते हैं, लेकिन अधिक प्रमाणिक 713 दोहे माने जाते हैं। इस बिहारी सतसई नामक रचना की ये मुक्तक रचना है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसका काव्य स्वरूप मुक्तक है दोस्तों, क्योंकि दोहे छंद में मुक्तक रचना लिखी गई। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है, जिसका संयोग और वियोग पक्ष दोनों का विवेचन इन्होंने अपनी इस रचना में किया है। दोस्तों इनकी ये रचना ऐसी है जिसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की अजस्र धारा बहती है। तीनों प्रकार के दोहे इनकी इस बिहारी सतसई नामक रचना में मिलते हैं दोस्तों। इनके पिता केशव राय माने जाते हैं। इनके आश्रयदाता जयपुर के कछवाहा वंश के मिर्जा राजा जयसिंह इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। इन्हें रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। इनके दत्तक पुत्र गोद लिए पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। सर्वप्रथम बिहारी सतसई नामक जो रचना उसकी टीका इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने ही लिखी। इन्होंने सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया था। इन्होंने सतसई के दोहे को सवैया छंद में परिवर्तित कर दिया था दोस्तों। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने कहा है कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें रसिकों के हृदय का घर, इनकी रचना बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहकर पुकारते हैं कि यह रसिकों के हृदय का घर थी। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी, हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नाम से विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना का प्रवर्तन किया। इन्होंने तीनों ने इस विवाद को उठाया कि देव बड़े या बिहारी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनकी रचना के विषय में कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है, कि संपूर्ण यूरोप में जितनी भी रचनाएं हैं उनमें बिहारी सतसई के समान कोई भी रचना नहीं है। बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार के पद मिलते हैं। यह रचना गागर में सागर भरती हुई सी प्रतीत होती है और इसके गागर में सागर भरती है। इसके पक्ष में किसी कवि द्वारा कहा भी गया था कि सतसई के दोहरे जो नाभिक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
मानना था कि सतसई के जो दोहे वो नाभिक के तीर के समान है, देखने में छोटे लेकिन उनके घाव बड़े गंभीर होते हैं। इस प्रकार यहाँ दोहा छंद देखने में छोटा है लेकिन उसका भाव अर्थ बड़ा गहरा होता है, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। बिहारी सतसई की फारसी भाषा में टीका लिखी गई जिसे आनंदीलाल जोशी या शर्मा ने लिखा था। इसका नाम था फिरंगी सतसई। बिहारी सतसई की फारसी की टीका का नाम था फिरंगी सतसई। ये आनंदीलाल जोशी द्वारा लिखी गई दोस्तों। सतसई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ हाल कवि द्वारा रचित गाथा सप्तशती या गाहा सप्तशती माना जाता है दोस्तों। सतसई परंपरा की प्रथम रचना हाल कवि की गाहा सप्तशती या गाहा सतसई मानी जाती है दोस्तों। गाथा सतसई भी कहते हैं। तो ये परिचय था अपने कवि बिहारी का, जो अपने हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे। इसके बाद प्रमुख कवि रीतिकाल के थे दोस्तों भूषण कवि। इनका जन्म काल 1613, मृत्यु काल 1715 ईस्वी। जन्म स्थान इनका तिकवापुर कानपुर माना जाता है दोस्तों। इनका मूल नाम घनश्याम था। हालांकि इनके मूल नाम को लेकर विद्वान एक मत नहीं है या मूल नाम का पता ही नहीं है ऐसा माना जाता है। घनश्याम इनकी मूल नाम माना जाता है। उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र प्रताप सोलंकी ने इन्हें भूषण नाम से उपाधि दी गई थी, तो इनको भूषण नाम से ही जानने लगे हिंदी साहित्य में, और इनका मूल नाम जो घनश्याम था वो भुला दिया गया। इसके यानी कि भूषण कवि के आश्रयदाता कवि राजाओं में महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल बुंदेला माने जाते हैं इनके आश्रयदाता। इनके द्वारा लिखी गई इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण जो इनका एक लक्षण ग्रंथ था जो 1673 ईस्वी की रचना है। शिवा बावनी जिसमें 52 पद या 52 कवित्त महाराज शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए हैं, और छत्रसाल दशक, ये इनकी 3 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है दोस्तों। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी माना जाता है दोस्तों। इन्होंने रीतिकाल में वीर रस में रचनाएं लिखी, सो आचार्य नगेंद्र इन्हें विलक्षण कवि भी कहते हैं। रीतिकाल में अकेले महाकवि भूषण ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस में रचनाएं लिखी। बाकी अन्य कवियों ने श्रृंगार भक्ति नीति आदि को ही अपनाया। तो इनके वीर रस में रचनाएं लिखने की वजह से और राष्ट्र के प्रति चेतना भाव जागृत करने की वजह से इन्हें रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है दोस्तों। ऐसे अपने ये महाकवि भूषण थे। अब कवि भूषण के बाद अगले विद्वान, अगले कवि है अपने रीतिकाल के देव कवि, जिन्हें देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था दोस्तों, जिन्हें देव कवि के नाम से जाना जाता। इनका जन्म काल 1673 ईस्वी माना जाता है। देव कवि का जन्म काल 1673 ईस्वी और इनकी मृत्यु काल 1667 ईस्वी मानी जाती है। इनका जन्म स्थान इटावा उत्तर प्रदेश को माना जाता है। इनकी रचनाओं की संख्या 72 मानी जाती है। इनकी पूरी रचनाएं 72 मानी जाती है दोस्तों। ये देव कवि की रचनाएं हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 72 रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाओं को देखिए दोस्तों। प्रमुख रचनाओं में भाव विलास 1689 ईस्वी, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, देव शतक या आपके देव चरित्र आदि अनेक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। ऐसे देव कवि की रचनाएं मानी जाती है। ये हिंदी जगत में देव कवि अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। हमारे हिंदी के जगत में या हिंदी साहित्य में ये अपने अक्खड़ स्वभाव की वजह से प्रसिद्ध थे और इसलिए ही इन्हें अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहना पड़ा। यानी कि एक आश्रयदाता के आश्रय में ये स्थिर नहीं टिक सके, इन्हें अलग अलग आश्रयदाताओं के आश्रय में जाना पड़ा, इसलिए अनेक राजाओं के पास इन्हें आना जाना रहा।
रस शास्त्र की विवेचना करते हुए इन्होंने छल नामक संचारी भाव को प्रस्तुत किया कि जो 33 संचारी भाव थे उनमें इन्होंने एक 34वां संचारी भाव छल को सम्मिलित किया था। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत के एक अकेले ऐसे कवि जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाओं को प्रस्तुत किया वो थे दोस्तों देव कवि, देवदत्त द्विवेदी। इस प्रकार हमने आज अपने रीतिकाल के 4 प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ा दोस्तों, जिसमें पहले केशवदास, दूसरे बिहारी, तीसरे महाकवि भूषण और देव कवि। अन्य और प्रमुख कवियों के विषय में दोस्तों अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि सभी मित्रों को आज की कक्षा, आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और सब्सक्राइब भी करें जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। और फ्री में अपना संपूर्ण जो हिंदी का अध्ययन करें दोस्तों अपने इस चैनल पर। आपके व्याकरण, काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास हम जस्ट पढ़ रहे हैं। ये व्याकरण और काव्य शास्त्र पूर्व में पढ़ चुके हैं। आगे 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वो रचनाएं होंगी जो अपने सिलेबस में है दोस्तों। तो उम्मीद है आप अच्छा पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।